भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ये मेरा पहला लेक्चर है। आप निश्चिंत रहिए, आपको यह अधिनियम अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो अधिनियम है ये 2023 का 47वां अधिनियम है। 25 दिसंबर 2023 को ये अधिनियमित हुआ, इनेक्ट हुआ और 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ। इसका अगर हम लॉन्ग टाइटल देखें तो इसका जो एक प्रकार से पर्पज़ है वह पर्पज़ है कि निष्पक्ष विचारण होना चाहिए। हमारे कानूनी प्रक्रिया का ये सबसे अहम हिस्सा है कि जो विचारण हो रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो अगर फेयर ट्रायल चाहिए तो साक्ष्य के जो साधारण नियम हैं और जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनका उपबंध करना पड़ेगा और उन्हें समेकित करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए अधिनियम है। निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और साक्ष्य के सिद्धांतों को समेकित करने के लिए, और समेकित कब करेंगे? जब वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कलेक्ट करके कंसोलिडेट करेंगे। दूसरा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है, ठीक है। और ये जो अधिनियम है वो भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है, ठीक है। जो इसका भाग 1 अध्याय 1 है वो प्रारंभिक है। प्रारंभिक मतलब ये इस अधिनियम का एक प्रकार से परिचय है कि इस अधिनियम का नाम क्या है, कहाँ कहाँ लागू होता है इत्यादि। तो धारा 1 जो है वो बात करती है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 यह कहती है कि इस अधिनियम मतलब कौन सा अधिनियम? ये 2023 का 47वां जो अधिनियम है इसका संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। उपधारा 2 कहती है कि यह जो अधिनियम है यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित हैं, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों को लागू होता है। मतलब उपधारा 2 जो है ये इस अधिनियम के लागू होने की बात करे कि कहाँ कहाँ लागू होता है। तो पहले तो ये बात कही जा रही है कि ये सभी न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होता है और जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय में भी अगर कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है तो उस पर भी लागू होता है। लेकिन ठीक है, अगर किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो ये उस पर लागू नहीं होगा। अगर मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही चल रही है तो ये अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। सब उपधारा 3 में बताया गया है कि ये जो अधिनियम है ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा, उस तारीख को लागू होगा जिस तारीख को केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। वो तारीख है 1 जुलाई 2024, ठीक है। अब धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 की उपधारा 1 यह कहती है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब अगर संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो रहा है, मतलब अलग से लिख ही दिया गया है किसी एक्ट में कि इस शब्द का मतलब ये होगा, ना कि ये मतलब होगा जो धारा 2 में डिफाइंड है। अगर लिख दिया गया है अन्यथा तो उसका वही मतलब है जो अलग से लिख दिया गया है, तब फिर ये वाला मतलब नहीं होगा जो धारा 2 में। लेकिन अगर संदर्भ में अन्यथा कुछ नहीं लिखा गया तो इस अधिनियम में ये जो नीचे शब्द डिफाइन किए गए हैं उनका वही मतलब होगा। जैसे 2 का में न्यायालय डिफाइंड है, न्यायालय परिभाषित किया गया, तो न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा सभी मध्यस्थ नहीं आते न्यायालय में। न्यायालय में सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट आते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम न्यायालय में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को ही शामिल करेंगे तो हमने देखा है कुछ और भी व्यक्ति होते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होते हैं, तो क्या वो न्यायालय नहीं है? वो भी न्यायालय है,
क्योंकि 2 में साफ साफ लिखा है कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तो आते ही हैं जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, साथ ही साथ वो सभी व्यक्ति भी आते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। लेकिन न्यायालय के अंतर्गत कौन नहीं आता? जो मध्यस्थ होते हैं वो न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। 2 निश्चायक सबूत की बात करता है। निश्चायक सबूत का क्या मतलब हुआ? निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। मतलब जब भी हम निश्चायक सबूत की बात करेंगे तब हम 2 तथ्यों की बात करेंगे। मतलब अगर इस अधिनियम ने एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया है तो वहाँ जो न्यायालय है वो एक तथ्य के साबित हो जाने के बाद उस दूसरे वाले तथ्य को साबित हुआ मानेगा और उसको ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। जैसे इसी अधिनियम में हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई बच्चा शादी के बाद हुआ है, चाहे शादी के 10 दिन बाद ही क्यों ना हुआ हो, तो अगर शादी प्रूव हो गई है तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा उन्हीं पेरेंट्स का है, उन्हीं माता पिता का है। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 निश्चायक सबूत की बात। अब 2 में डिफाइन किया गया है तथ्य के संबंध में ना साबित। ना साबित का क्या मतलब होता है? तो ना साबित का क्या मतलब होता है पढ़ते हैं 2 में। तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब कोई भी तथ्य, जब भी हम ना साबित की बात करेंगे तो किसी भी तथ्य के ना साबित होने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब कोई भी तथ्य ना साबित है, इसका क्या मतलब? जब न्यायालय के समक्ष जो विषय हैं उन पर विचार करने के बाद न्यायालय यह विश्वास हो जाता है न्यायालय को कि नहीं, इस तथ्य का तो अस्तित्व नहीं है, तब वो ना साबित माना जाएगा। या अगर न्यायालय को इस बात का विश्वास नहीं भी होता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन न्यायालय जो है वो उस तथ्य के अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि वो जो मामला है उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में न्यायालय के अनुसार कोई प्रज्ञावान व्यक्ति, मतलब सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति है, वो यही अनुमान करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो न्यायालय मानेगा कि वो जो तथ्य है वो ना साबित है। पहला ना साबित कब मानेगा? जब न्यायालय को लगता है कि यह जो तथ्य है इसका अस्तित्व नहीं है, तब वो ना साबित माना जाएगा। दूसरा, न्यायालय को ये तो नहीं लग रहा है कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, लेकिन न्यायालय जो है उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझ रहा है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में न्यायालय के अनुसार कोई प्रज्ञावान व्यक्ति को इसी अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तब इन दोनों परिस्थितियों में ऐसा माना जाएगा कि वो जो तथ्य है वो ना साबित है। ठीक है, अब 2 में दस्तावेज परिभाषित किया गया है। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है। अभी समझाएंगे इसको। जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। अब एक शब्द है दस्तावेज। जब भी हम दस्तावेज शब्द का उच्चारण करते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पेज आता है जिस पर कुछ लिखा हुआ आता है, लेकिन दस्तावेज का मतलब केवल एक पेज पे कुछ लिखा है ऐसा नहीं है। दस्तावेज से ऐसा कोई भी विषय है, मतलब अगर कोई विषय किसी भी पदार्थ पर, पेज पर नहीं, किसी भी पदार्थ पर, चाहे अक्षरों से लिखा हो, अंकों से लिखा हो, चिन्हों से लिखा हो या इनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा लिखा हो, अभिव्यक्त हो, वर्णित हो, अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो। और ये सब क्यों लिखा है? क्यों लिखा है भाई? जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो। किसी ने उसको इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसका रिकॉर्ड रखना चाहता है। ठीक है,
उसका आशय है कि इसको लिख देंगे तो इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, ठीक है। उसका या तो यह आशय है या उसका यह आशय नहीं भी था लेकिन उसका उपयोग किया जा सकता है एक प्रकार का अभिलेखन के प्रयोजन के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, तो वो दस्तावेज कहलाएगा। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित है। जैसे मोबाइल पे आपका कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है या और भी कहीं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है तो वो दस्तावेज माना जाएगा। इसका दृष्टांत देखते हैं। नंबर 1, लेख दस्तावेज है। अगर किसी ने कोई लेख लिखा हुआ है तो वो दस्तावेज है, ठीक है। अब कोई शब्द अगर मुद्रित है, शिला मुद्रित है या फोटो चित्रित है, शिला मुद्रित मतलब किसी पत्थर पर मुद्रित है, फोटो चित्रित है मतलब कोई फोटोग्राफ है, तो ये सब भी दस्तावेज है। 3 में बताया गया कोई मानचित्र है या रेखांक है, ये भी दस्तावेज है। अगर किसी धातु पर या शिला पर कुछ लेख उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है, तो वह भी एक प्रकार का दस्तावेज है। कोई व्यंग्य चित्र है, वो भी दस्तावेज है। अब 5वां, कोई ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में जैसे कोई दस्तावेज है, मैसेज है, वेबसाइट है, ठीक है, या स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस में जो वॉइस मेल मैसेजेस हैं वह भी दस्तावेज है। अब 2 अंगा साक्ष्य को परिभाषित करता है, साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिससे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। देखिए, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है वो साक्ष्य नहीं परिभाषित करता है, वो परिभाषित करता है कि मौखिक साक्ष्य क्या है और दस्तावेजी साक्ष्य क्या है। तो नंबर 1 मौखिक साक्ष्य को परिभाषित करता है। कौन सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य है? सभी प्रकार के कथन। कौन? और उस कथन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी सम्मिलित हैं। ये कथन जिससे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, वो कथन किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो जांच के अधीन तथ्य हैं उन तथ्य के विषयों के संबंध में अगर कोई कथन है, अगर उस कथन को न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है, तो यह न्यायालय अपेक्षा करता है कि साक्षी उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें उन कथन को, तो ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2 दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं, और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए कोई दस्तावेज दिया जा रहा है। दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। तो अगर न्यायालय के निरीक्षण के लिए कोई दस्तावेज दिया जा रहा है तो ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। 2.4 तथ्य परिभाषित किया है, तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ठीक है। मतलब तथ्य क्या है? कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिससे हम अपने आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से महसूस कर सकते हैं, वो तथ्य है। नंबर 2, कोई भी मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को किसी की मानसिक दशा के कोई भी मानसिक दशा का बोध हो रहा है तो वो मानसिक दशा तथ्य है। अब इसका दृष्टांत देखते हैं। यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है। कोई स्थान है, उस स्थान में कोई पदार्थ अमुक क्रम में व्यवस्थित है, मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो यह एक प्रकार का तथ्य है। जैसे आप दुकान में जाते हैं, उनमें जो सामान होते हैं वो किसी स्थान में, एक निश्चित स्थान में, निश्चित क्रम में निश्चित पदार्थ व्यवस्थित होते हैं, तो एक प्रकार का तथ्य। नंबर 2, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या कुछ देखा, यह भी तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, यह भी तथ्य है। कुछ नहीं, अमुक शब्द का, एक निश्चित शब्द कहा, तो यह भी तथ्य है। नंबर 4,
यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में है या था, यह एक तथ्य है। अब जैसे मान लो कोई मनुष्य जो है, कोई व्यक्ति जो है, वो एक निश्चित राय रखता है, कोई निश्चित आशय रखता है, वो सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। ठीक है, तो यह सब भी क्या है, एक प्रकार का तथ्य है। ठीक है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में है या था। कोई संवेदना है, विशिष्ट संवेदना, एक प्रकार की संवेदना है, अगर उस संवेदना का बोध किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट समय में है, मतलब विनिर्दिष्ट समय मतलब किसी एक निश्चित समय में अगर उसको इस संवेदना का बोध है या बोध था, तो यह भी एक तथ्य है। 2.6 में विवाद्यक तथ्य को परिभाषित किया गया। विवाद्यक तथ्य जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा तथ्य जो विवाद में हो, जिस पर विवाद हो। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि इस ज़मीन पर मेरा अधिकार है, दूसरे ने कहा नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। हाँ, तो अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि ये अमुक ज़मीन मेरी है, दूसरा कह रहा है नहीं ये अमुक ज़मीन मेरी है, तो अब ये तथ्य विवाद्यक तथ्य हो गया, क्योंकि इस पर विवाद हो गया। अगर दूसरा कहता कि हाँ ये तुम्हारी ही ज़मीन है, तो कोई विवाद ना होता और ये तथ्य विवादक तथ्य ना होता। लेकिन क्योंकि ये तथ्य विवाद में है, इसलिए विवादक तथ्य हो गया। लेकिन जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है वो इसे दूसरे तरह से परिभाषित करता है। विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अनस्तित्व, अस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि विवाद्यक तथ्य मतलब ऐसा कोई भी तथ्य जिससे या तो केवल उसी तथ्य से या अन्य तथ्यों को मिला करके किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, कौन से अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में कथन किया जा रहा है। ठीक है, कथन, दृढ़ कथन किया गया है या उसे इनकार किया गया है, मतलब किसी वाद या कार्यवाही में उस अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता को असर्ट किया गया है, उसका कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, तो उस अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अगर अवश्यमेव हो जाती है तो ऐसा तथ्य विवाद्यक तथ्य कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं। विवाद्यक तथ्य मतलब ऐसा कोई भी तथ्य जो तथ्य स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में, ठीक है, अगर किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, जिस अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है, मतलब ये कहा गया है कि ये मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है, मेरी निर्योग्यता है, या उस अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता से अगर कोई इनकार कर रहा है कि नहीं ये मेरा अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता नहीं है, तो ऐसा तथ्य जिससे किसी वाद या कार्यवाही में अगर दृढ़ कथन किया जा रहा है या इनकार किया जा रहा है अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता से, तो कोई ऐसा तथ्य जो इस अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति कर दे, मतलब ये क्लियर कर दे कि अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता किसकी बन रही है, तो उस तथ्य को विवाद्यक तथ्य कहेंगे। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब भी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक तथ्य के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाता है, जो असर्ट किया जाता है या उससे इनकार किया जाता है, वह विवाद्यक तथ्य है। अब जैसे मान लो सिविल प्रक्रिया से संबंधित अगर कोई विधि की बात करें, सीपीसी ले लेते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। अब सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता में जब एक पार्टी जो है वो अपना प्लेंट दाखिल करती है और दूसरा रिटन स्टेटमेंट दाखिल करती है, तो कोर्ट जो है वो इश्यू फ्रेम करती है। जो विवाद्यक तथ्य है, विवाद किस बात पर है, कोर्ट उसको फ्रेम करती है। तो उस विवाद, उस इश्यू के आंसर में
जो फैक्ट एसर्ट किए जा रहे हैं, डिनाई किए जा रहे हैं, उस विवाद, जो विवाद का बिंदु है, उसके आंसर में, उसके उत्तर में जो जिन तथ्यों का दृढ़ कथन किया जा रहा है या जो जिन तथ्यों से इनकार किया जा रहा है वह विवादित तथ्य है। अब दृष्टांत में देखते हैं, जैसे खा की हत्या का अभियुक्त है, का के ऊपर आरोप है कि उसने खा की हत्या की है, तो उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादित तथ्य होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी अपराध है तो उसके विचारण में वही तथ्य सामान्यतः विवादित तथ्य होते हैं जो तथ्य उस अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं। मतलब सामान्यतः आवश्यक तत्व ही, अपराध के आवश्यक तत्व ही विवादित तथ्य कहलाते हैं। हाँ, हम ये पढ़ रहे थे दृष्टांत, खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी अपराध के विचारण में सामान्यतः वही तथ्य विवाद्य में होते हैं, वही तथ्य विवादक होते हैं जो उस अपराध के आवश्यक तथ्य होते हैं। जैसे यही दृष्टांत देखिए, अब का के ऊपर आरोप है कि उसने खा की हत्या की है, तो इसके विचारण में कौन कौन से तथ्य विवादित तथ्य होंगे? या कि का ने खा की मृत्यु कारित की, क्या उसने मृत्यु कारित की, क्या उसका आशय मृत्यु कारित करने का था, क्या जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसने अभियुक्त को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था कि नहीं दिया था, या कि खा की मृत्यु कारित करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। मतलब क्या उसको किसी प्रकार का दिमागी प्रॉब्लम हो गया था कि उस चित्त विकृति के कारण वो क्या उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था कि नहीं। ये सब विवादित तथ्य होंगे। क्यों ये सब विवादित तथ्य होंगे? क्योंकि ये तथ्य जो हैं वो किसी व्यक्ति के, मतलब अभियुक्त के अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता के अस्तित्व अनस्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसलिए ये तथ्य जो हैं वो विवादित तथ्य होंगे। अभी हमने डिफिनेशन में ऐसा ही पढ़ा था ना, दो जा उपधारणा कर सकेगा। दो जा में बताया गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित किया गया है, यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा मतलब अगर इस अधिनियम द्वारा यह बताया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय के पास विशेषाधिकार, मतलब उसके पास आज़ादी है, चाहे तो वो उस तथ्य को साबित हुआ मान ले जब तक उसे न साबित नहीं किया जा सकता, या उसको साबित करने के लिए सबूत भी मांग सकता है। मतलब कोर्ट के पास आज़ादी है। आज़ादी मतलब वो चाहे तो उसका सबूत मांग सकता है, प्रूफ करने के लिए उसको सबूत मान सकता है, या तो उसे साबित मान सकता है, सबूत नहीं मांगेगा। ठीक है, जो चाहे कर सकता है। दो झा साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया जाता है और ना तो ना साबित। कोई ऐसा तथ्य है जिसको साबित भी नहीं किया गया है और ना साबित भी नहीं किया गया, मतलब यह भी नहीं साबित किया गया कि यह तथ्य अस्तित्व में है, या भी नहीं साबित किया गया यह अस्तित्व में नहीं है, तो माना जाएगा कि वह तथ्य साबित नहीं हुआ। दो साबित, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में एक किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, साबित, कोई तथ्य साबित कब माना जाएगा? जब न्यायालय के समक्ष जो विषय हैं उस पर विचार करने के बाद न्यायालय यह विश्वास करता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है, या अगर न्यायालय विश्वास नहीं भी करता है तो न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य अगर समझे कि न्यायालय के अनुसार ये जो मामला है ना, इसकी परिस्थितियों में कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, वो यही अनुमान करना चाहिए उसको यह तथ्य अस्तित्व में है। तो इन दोनों परिस्थितियों में कहा जाएगा कि ये जो तथ्य है वो साबित हुआ। दोटा सुसंगत, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो। अब जब भी हम सुसंगत की बात करेंगे, यहाँ पे दो तथ्य आएंगे।
एक तथ्य को दूसरे से सुसंगत तब कहा जाएगा जब, ऐसे नहीं, इसमें ये नहीं बताएगा कब सुसंगत कहा जाएगा, इसमें अब बता दिया कि वहाँ जाके देखो, वो अगर उस प्रकार से है तो सुसंगत कहा जाएगा। कहाँ देखना है हमें जाके? इसी अधिनियम में जो उपबंध हैं, उसी उपबंध में अगर जिस प्रकार से, समझिए, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाएगा जब तथ्यों के सुसंगत संबंधी इस अधिनियम में जो उपबंध दिए गए हैं, उन उपबंधों में अगर निर्दिष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधित है, तब वह तथ्य दूसरे से सुसंगत कहा जाएगा। देखो, इस अधिनियम में यह दिया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से किस प्रकार से संबंधित होगा तो वो सुसंगत माना जाएगा। तो इस अधिनियम में जहाँ पे वो दिया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से किस प्रकार संबंधित होगा, सुसंगत माना जाएगा, अगर उस प्रकार से एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है तो वो सुसंगत माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। 2 उपधारणा करेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है। उपधारणा करेगा, यहाँ पे बाध्यता आ गई है। अब इस अधिनियम में जो जहाँ ये बताया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, तो वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा ही मानेगा। लेकिन हाँ, दूसरी पार्टी के पास राइट होगा कि वह उसको ना साबित कर सकता है, ना साबित किए जाने का साक्ष्य दे सकता है। अब धारा 2, उपधारा 2, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है। ठीक है, तो अगर इस अधिनियम में कुछ ऐसे पद हैं जो यहाँ पे प्रयुक्त तो किए गए हैं, लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन उनको परिभाषित किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या भारतीय न्याय संहिता में, तो उनका वही अर्थ होगा जो इन सभी अधिनियम में दिया गया है, भले ही वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं परिभाषित हैं। अगर जो यहाँ पे अधिनियम दिए गए उनमें से किसी में भी परिभाषित हैं तो उनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियम में दिया गया है। तो ये अध्याय 1 हमारा पूरा हुआ। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो ऐसा मेरा मानना है कि आपने इस वीडियो के कंटेंट को लाइक किया है, तो कृपया लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको इस लेक्चर में मैंने जो आसान भाषा में समझाया है, अगर आपको इस अधिनियम की नोट्स आसान भाषा में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।